अस्सलामुअलैकुम माय डियर स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब। उम्मीद है सब खैरियत से होंगे। चलें जी, आज हम अपना चैप्टर नंबर 4 स्टार्ट करते हैं, दैट इज़ द सेल। सबसे पहले मेरे प्यारे बच्चों, आपको ये बात पता होनी चाहिए कि सेल क्या होता है। ठीक है, देखिए, चलें पहले हम इसको एग्जांपल से समझते हैं। आपने देखा होगा बिल्डिंग्स या घरों को कंस्ट्रक्ट होते हुए। जब कंस्ट्रक्शन होती है, किसी भी कोई भी बिल्डिंग बनती है फॉर एग्ज़ाम्पल, या कोई भी घर बनता है, तो वो किस चीज़ से बनता है? ब्रिक से बनता है। वो जो एक बिल्डिंग है उसकी कंपोजिशन किससे हुई है? ब्रिक से। काफ़ी सारी ईंटें मिलकर एक घर बनाती हैं, काफ़ी सारी ईंटें मिलकर एक बिल्डिंग बनाती हैं। इसी तरह से एक ऑर्गेनिज्म, लिविंग ऑर्गेनिजम्स को बनाने के लिए भी तो कोई यूनिट चाहिए होगा, तो वो यूनिट क्या है? वो सेल है। ठीक है, सेल, काफ़ी सारे सेल मिलकर पूरा ऑर्गेनिज्म बनाते हैं। अब जो सेल है ना, वो बहुत छोटा होता है, उसको हमें माइक्रोस्कोप के अंदर देखना पड़ता है। छोटे छोटे सेल्स मिलकर पूरा ऑर्गेनिज्म बनाते हैं, और एकदम से नहीं बनाते। बहुत सारे छोटे छोटे सेल्स मिलकर टिश्यू बनाते हैं, बहुत सारे टिश्यू मिलकर एक ऑर्गन बनाते हैं, फिर ऑर्गन सिस्टम होता है, फिर पूरा ऑर्गेनिज्म होता है। या पढ़ चुके हैं 9th-10th में। ठीक है, अब हम बात करते हैं, बहुत छोटा यूनिट होता है, ये स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट होता है। ऐसा क्यों कह रहे हैं? देखिए, यहाँ पे मैंने एक छोटी सी डायग्राम बनाई है, आई होप आप लोगों को समझ आ जाएगा। ये देखिए, पूरा ऑर्गेनिज्म कैसे बना है? काफ़ी सारे सेल से मिलकर। अब देखिए, आपका जो स्टमक है, आप उसकी एग्जांपल ले लें। बहुत सारे सेल्स मिलकर एक स्टमक बना रहे हैं, तो ये स्टमक जो है वो एक स्ट्रक्चर बन गया हमारी बॉडी का। तो ये सेल इस तरह से अपना एक स्ट्रक्चरल एज अ स्ट्रक्चरल यूनिट भी है लिविंग ऑर्गेनिजम्स का। फंक्शनल कैसे है? बहुत सारे सेल्स मिलकर स्टमक का जो है वो एक पर्टिकुलर फंक्शन परफॉर्म कर रहे हैं, जो कि क्या है? डाइजेशन है। ठीक है, खाने को हजम कर रहा है ना स्टमक, तो ये इस तरह से अपना फंक्शनल रोल भी प्ले कर रहा है, एज अ फंक्शनल यूनिट भी है। तो जितनी भी लाइफ की एक्टिविटीज़ हैं वो सारी की सारी सेल कैरी आउट कर रहे हैं। इज़ दैट क्लियर? चलिए, अब हम बात करते हैं। देखिए, जैसे आप केमिस्ट्री के अंदर पढ़ते हैं कि हमने एटम के बारे में, हम लोग एटम के बारे में पढ़ते हैं, फिर हम कहते हैं एटॉमिक थ्योरी। ठीक है, ये सारी चीज़ें कि एटम किस तरह डिस्कवर हुआ, क्या सारे मामला हुए उसमें। इसी तरह से हम सेल की थ्योरी के बारे में भी पढ़ते हैं। इसमें बहुत सारे साइंटिस्ट का रोल है। सबसे पहले रॉबर्ट हुक थे, उन्होंने क्या किया था कि कोर को स्टडी किया था। कोर क्या होता है? आपका जो, अगर आप देखें ट्रीज़ के ऊपर एक छाल होती है ब्राउन कलर की, उसका जो डेड सेल्स होते हैं वो कोर्क है। ठीक है, जो कोर्क है उसने, रॉबर्ट हुक ने क्या किया था, उन्होंने कोर्क को स्टडी किया था, और उसको स्टडी किया था अपनी सेल्फ मेड एक माइक्रोस्कोप थी बहुत। अब आज जो कंपाउंड, आजकल जो कंपाउंड माइक्रोस्कोप आ रही है वो तो बड़े जदीद अंदाज में आ गया। उस वक्त उन्होंने खुद से एक माइक्रोस्कोप बनाई थी और उसमें उसको देखा था। उसमें उन्होंने क्या ऑब्ज़र्व किया कि खाली खाली स्पेसेस हैं, और साइड पे जो है वो कोई उसकी बाउंड्री बनी हुई है। ठीक है, अगर आप ये देखें, इस तरह से खाली सी जगह है और बाहर उसकी एक बाउंड्री भी है, खाली जगह के बाहर बाउंड्री है। रॉबर्ट हुक ने कहा था, तो यहाँ से उसने सेल को डिस्कवर किया था। ये उसने अपनी फेमस पब्लिशन, कोई बुक या बुकलेट थी उसकी, जिसमें उसने बताया था कि उसने सेल की डिस्कवरी के बारे में बताया। फिर दूसरे साइंटिस्ट हमारे पास आते हैं, लॉरेंस ओकेन। इन्होंने कहा था कि जितने भी लिविंग ऑर्गेनिजम्स हैं वो सेल से ही मिलकर बने। ठीक है, वो सेल से ही आते हैं, सेल से ही मिलकर सेल से ही बनते हैं जितने भी लिविंग ऑर्गेनिजम्स होते हैं। जीन बैप्टिस्ट डी लामार्क ने तो बात ही ख़त्म कर दी जनाब। वो कहते हैं कि कोई लाइफ हो ही नहीं सकती सेल्स के बगैर। उनका कहना ये था कि जितने भी लिविंग ऑर्गेनिजम्स हैं ना, अगर वो लिविंग है तो उसमें सेल ज़रूर होगा। ठीक है, तो अगर सेल नहीं है तो इसका मतलब वो लिविंग ऑर्गेनिज्म भी नहीं है। फिर हम बात करते हैं जी रॉबर्ट ब्राउन की। रॉबर्ट ब्राउन ने क्या कहा था? रॉबर्ट ब्राउन आ गए मैदान में। अब वो कहते हैं कि सेल के अंदर खाली जगह नहीं होती, सेल के अंदर न्यूक्लियस भी मौजूद होता है। यहाँ पर आप देखें, ये सेल है। रॉबर्ट हुक की ये बात गलत साबित हो गई कि सेल जो है बस एक अंदर खाली जगह है और बाहर एक बाउंड्री बनी हुई है और वो अंदर से खाली है। तो रॉबर्ट ब्राउन ने उनकी ये बात गलत साबित की। उन्होंने कहा कि बीच में न्यूक्लियस भी होता है, सेल के सेंटर में न्यूक्लियस भी होता है। उसके बाद आ जाते हैं शील्डन एंड शवान। शील्डन जो थे वो एक जर्मन बोटेनिस्ट थे। बोटेनिस्ट वो होता है जो प्लांट की स्टडी करता है। ठीक है, और जो शवान है वो जर्मन जोलॉजिस्ट है। जोलॉजिस्ट वो होता है जो एनिमल्स की स्टडी करता है। इन्होंने मिलकर सेल थ्योरी बनाई।
सेल की थ्योरी दी। सेल की थ्योरी के कुछ सेलियन फीचर्स हैं, वो हम इंशाल्लाह बाद में डिस्कस करेंगे। अभी यहाँ पे कुछ एक इम्पॉर्टेंट बात है कि 3 बेसिक पार्ट्स ऑफ सेल क्या होते हैं। सेल जो होता है ना, सेल के बाहर आपको एक नज़र आती है सेल मेम्ब्रेन। अब बेसिक पार्ट से मुराद ये है कि ये वो पार्ट्स हैं जो हर ही सेल में होते हैं। प्लांट सेल ले लें, एनिमल सेल ले लें, बैक्टीरियल सेल ले लें, हर सेल में ये कुछ कंपोनेंट्स लाजमी होते हैं। ओके जी, तो ये सबसे पहले इनकी आ जाती है, बाहर एक बाउंड्री आती है जिसको हम सेल मेम्ब्रेन या प्लाज्मा मेम्ब्रेन कहते हैं। उसके बाद अंदर फ्लूइड भरा हुआ होता है जिसको हम कहते हैं साइटोप्लाज्म। सबसे बाहर सेल मेम्ब्रेन है, फिर साइटोप्लाज्म है, और उसके बाद बीच में सेंटर में आपके पास क्या मौजूद है, एक न्यूक्लियस है जो कि रॉबर्ट ब्राउन ने डिस्कवर किया था। ठीक है, उसके बाद एक ये 3 कंपोनेंट्स वो हैं, न्यूक्लियस, सेल मेम्ब्रेन एंड साइटोप्लाज्म। ये 3 ऐसे कंपोनेंट्स हैं जो तमाम सेल्स में होते हैं। लेकिन हमने यहाँ पर एडिशनल स्ट्रक्चर की भी तो बात करनी है। एडिशनल स्ट्रक्चर है सेल वॉल। सेल वॉल सिर्फ़ और सिर्फ आपके पास प्लांट्स में ही अवेल होता है। ठीक है, या आपको बैक्टीरियल सेल्स वगैरह में मिलेगा सेल वॉल। सेल वॉल प्लांट्स के अंदर एक स्पेसिफिकली एक स्ट्रक्चर पाया जाता है जो कि एनिमल सेल्स में नहीं होता है। उसके बाद आ जाते हैं जी रुडोल्फ विर्चो। रुडोल्फ विर्चो ने कॉन्सेप्ट दिया था ओमनिस सेलुला ए सेलुला, यानी पुराने सेल्स हैं उनकी डिवीजन होती है, उन्हीं से नए सेल्स बनते हैं। इन्होंने एक बात को गलत साबित किया, और वो क्या थी, जो हम कॉन्सेप्ट पढ़ते हैं ना ए बायोजेनेसिस का, यानी नॉन लिविंग ऑर्गेनिज्म से ही ऑर्गेनिजम्स बने। ठीक है, तो वो इन्होंने गलत साबित कर दिया। ठीक है, और इन्होंने कहा कि प्रीवियस सेल्स ही डिवाइड होकर नए सेल्स बनाते हैं। उसके बाद अगर हम बात करते हैं लुईस पास्चर ने क्या कहा, इसी का एक्सपेरिमेंटल प्रूफ दिया। उन्होंने ये प्रूफ किया कि एक बैक्टीरिया जो है वो उसी की डिवीजन से आगे फिर फर्दर नए बैक्टीरिया बनते हैं। ठीक है, उन्होंने एक्सपेरिमेंटल प्रूफ दिया था इसका। लास्ट में जो साइंटिस्ट आते हैं वो हमारे पास ऑगस्ट वीसमैन है। इन्होंने कहा था कि जितने भी सेल्स हैं ना, उनका एक कॉमन ओरिजिन है। मतलब देखें ना, जितने भी सेल्स होते हैं उनके कुछ स्ट्रक्चरल सिमिलैरिटीज़ अभी हमने पढ़ के भी आए हैं पीछे कि सेल मेम्ब्रेन सब में है, न्यूक्लियस सब में कुछ सिमिलैरिटीज़ हैं उनके स्ट्रक्चर्स में, मॉलिक्यूल्स में। तो उनका कहना ये था कि सेल्स का जो है वो कॉमन ओरिजिन होता है। फिर हम बात करते हैं कुछ सेलियन फीचर्स सेल थ्योरी की, जो मैंने आपसे कहा था इंशाल्लाह हम बाद में डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहले तो ये बात है कि जितने भी लिविंग ऑर्गेनिजम्स हैं वो सेल्स पर ही मुश्तमिल हैं। सेल्स के बगैर लाइफ पॉसिबल नहीं है, पहली बात होगी। दूसरी बात है कि जितने भी सेल्स हैं वो प्री एग्जिस्टिंग सेल से ही मिलकर बने हैं, उनके पुराने सेल से ही नए सेल्स बनते हैं। ठीक है, जो हम पीछे पढ़ चुके हैं। फिर हमने बात की कि सेल्स जो हैं वो बेसिक स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट है। ये स्ट्रक्चरल रोल भी हमारी बॉडी के अंदर प्ले कर रहे हैं, फंक्शनल रोल भी प्ले कर रहे हैं। स्ट्रक्चरल यूनिट भी है एंड फंक्शनल यूनिट भी है।